दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस नवंबर महीने में कई बड़ी खगोलीय घटना होने वाली हैं। जैसे इस महीने बुध ग्रह सबसे नजदीक दिखाई देगा, अरुण ग्रह को भी आप बहुत नजदीक देख सकते हैं, सुपर मून को देख सकते हैं और उल्का पिंड की बारिशों को देख सकते हैं। इस महीने में आप तमाम खगोलीय घटना को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। हमारे साथ अमरपाल सिंह हैं, खगोल वैज्ञानिक हैं। इस महीने की तमाम घटनाओं को हम समझेंगे और साथ में ही ये हमारा नया शो है जिसका नाम है अंतरिक्ष की पाठशाला। हम हर महीने की पहली तारीख को ये शो लाने की कोशिश करेंगे जिसमें आपको महीने भर में तमाम जो खगोलीय घटना है उससे विस्तार पूर्वक एक वैज्ञानिक से समझने को मिलेगा और किस किस दिन घटना होने वाली है ये आप खुली आंखों से देख सकते हैं या किसी नक्षत्रशाला में जाके देख सकते हैं, इसकी भी जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पाठशाला में, नक्षत्र की पाठशाला में, अंतरिक्ष की पाठशाला में कि क्या क्या होने वाला है। जैसे 17-18 नवंबर को लियोनार्ड्स यानी उल्कापात होंगे, ये कैसे आप देख सकते हैं अभी हम समझेंगे। 16 नवंबर को आसमान में बुध ग्रह सबसे नजदीक दिखाई देगा, इसको भी समझेंगे। और इसको भी समझेंगे कि 15 नवंबर में सुपर मून कैसे दिखाई देगा और साथ में हम ये भी समझेंगे कि अरुण ग्रह जो है वो पृथ्वी के करीब कैसे दिखाई देगा। और इसको हम इस माध्यम से समझेंगे कि सोलर सिस्टम में हमारी पृथ्वी कहाँ है और इन सब चीजों को हम कैसे आसानी से समझते हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। आपके दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरा प्रणाम। हाँ, और आपका साथ मिलेगा तो हम हर महीने इसी तरह का शो लेके आने की कोशिश कर रहे हैं अपने दर्शकों के लिए कि एक महीने में जो जितनी भी खगोलीय घटनाएं हो रही हैं दर्शक आसानी से जान लें कि क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे इसे समझा जा सकता है। तो सबसे पहले जो इस महीने की खगोलीय घटना हमने आपके माध्यम से समझा है कि 17 नवंबर को, पहले 15 वाला समझते हैं, सुपर मून। ये सुपर मून दिखाई देगा। तो ये क्या होता है सुपर मून और क्यों ये इतना बड़ा उस दिन चांद दिखाई देता है, इसको समझाएं हम। बिल्कुल बिल्कुल। ये इवेंट्स ऑफ दी नवंबर जो है उसमें बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं। हर माह ही इवेंट्स होते रहते हैं। अंतरिक्ष में कुछ ना कुछ होता रहता है और ये अंतरिक्ष का ज्ञान एक ऐसी चीज है कि बुद्धिमानियों के लिए ये यूं कह सकते हैं कि ये अमृत के समान है और मूर्खों के लिए ये जो जहर के समान है। तो अंतरिक्ष का ज्ञान है, ये कभी ना खत्म होने वाली चीजें हैं। अब इसमें बहुत सारी चर्चाएं पर चर्चाएं, पूरा बर्ड साइंटिफिक कम्युनिटी से लेकर के जनरल पीपल, कोई भी इस पर बहुत सारी चर्चाएं कर सकता है। तो बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन आपको साधारण आंखों से दिखाई कम ही घटनाएं देती हैं। बाकी हम लोग हैं टेलीस्कोप्स वगैरह से देखते हैं। हमारे पास बहुत सारे एडवांस लेवल के टेलीस्कोप्स हैं और आज से नहीं, मेरा तो खैर बचपन से ही शौक है। तो इसीलिए मैं स्पीड में हूँ, बाकी और कुछ भी कर सकता हूँ मैं अच्छे से। टीचिंग वगैरह और कुछ भी। वैसे मुझे टीचिंग बहुत अच्छा ही लगता है, सही बात है। तो अब ये घटनाओं की बात की आपने, जैसा कि ये नवंबर माह में होने वाली घटना है। उनमें से कुछ घटनाएं जैसे कि आपने यहाँ पर दिखाया है कि 15 नवंबर को आसमान में। अब सुपर मून क्या है? सुपर मून क्या होता है? जैसे कि हर माह एक चंद्रमा फुल मून होता है, पूर्ण चंद्रमा या फिर पूर्णिमा जिसे कहते हैं शुद्ध देसी हिंदी भाषा में। तो पूर्णिमा को क्या है, पूरा चंद्रमा दिखाई देता है। अगर उसी में एक माह में 2 पूर्णिमा जब होती हैं तो जो दूसरी पूर्णिमा होती है उसे सुपर मून नाम दे दिया गया। और ये जो सबसे पहले इसको नाम को जो कॉइन किया था वो मिस्टर रिचर्ड नॉले थे, इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे वो। रिचर्ड नॉले, हाँ, रिचर्ड नॉले नाम के एक वैज्ञानिक हुआ करते थे। उन्होंने जो है इन सारी चीजों पर अपना रिसर्च किया, अनुसंधान किया, गवेषणा की, खोज की, जानकारी दी और फिर उसके बाद में उन्होंने इस जो घटना थी इसको नाम दिया कि ये जो है सुपर मून है। अब सुपर मून जो है 1779 में उन्होंने इसको नाम दिया था फर्स्ट ऑफ ऑल। और देखा उन्होंने कि ये जो चंद्रमा है वो सामान्य के मुकाबले जो है 14% ज्यादा बड़ा और 30% ज्यादा चमकदार दिखाई देता है। इसी को फिर सुपर मून कहना शुरू कर दिया। इसी तरह दिखाई देता है। हाँ, इसी तरह आप इसे साधारण आंखों से देख सकते हैं, बिना किसी दूरबीन के किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है आपको। विशेष दूरबीन चाहिए, कोई टेलीस्कोप वगैरह या उपकरण या बायनोकुलर चाहिए, कोई नहीं। आप अपने घरों से, छत से, कहीं से जहां पर भी हो वहां से आप इसे आसानी से देख सकते हैं। बड़ा सा चमकदार, और ये क्रेटर्स वगैरह जो इसके दिखाई दे रहे हैं आपको, और ये बहा हुआ लावा वगैरह दिखाई दे रहा है। ये इस पर जो जैसे ये टाइको क्रेटर है, ये जो पूरा चारों तरफ को बिखर गया है, ऐसा है ना। बहुत सारे अलग अलग कॉपरनिकस वगैरह वगैरह तमाम क्रेटर्स हैं। हजारों की तादाद में क्रेटर्स जो हैं वो इस पर नाम दिए गए, नामकरण किए गए। जैसे कोई वैज्ञानिक, कोई बर्ड साइंटिफिक कम्युनिटी के उनके नाम पर पे जो है बहुत सारे अलग अलग क्रेटर, जैसे इसका नाम सबके अलग अलग। जैसे ये मैरीम्ब्रियम है, ये जो चांद पे दाग है, इसको चांद पे दाग है उसके नाम है।
हाँ, चांद पे दाग है, दाग क्या है, वो क्रेटर्स नहीं, है। जैसे ये 3 लाख। फिल्मी भाषा में कहते हैं ना कि चांद पे दाग है, बिल्कुल। तो ये क्रेटर्स है। हाँ हाँ, ये क्रेटर्स है। ये जो छोटे छोटे दाग हैं ये क्रेटर्स है। हाँ हाँ हाँ, और ये वो है जहाँ पर 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 जो है, ईगल नाम का जो स्पेस शटल था वो उतारा गया था यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये वाली जो जगह है, ये हाँ हाँ हाँ, इसमें जो है ये सब टेक्निकलिटी चीजें हैं, तो हो सकता है जनरल पर्सन के लिए मुझे भी अपने आप आज पहली बार पता चला कि ये जो चांद लोग कहते हैं, इस चांद दूरबीन से देख सकते हैं। ये जितनी चीजें हैं लोग कहते हैं हमारे चांद में तो दाग है और मेरे चांद वाले में नहीं है, तो ये जो जितनी ये स्पॉट दिखाई देते हैं इनको क्रेटर्स बोलते हैं। क्रेटर्स होते हैं, और इनके अपने अपने नाम हैं। हाँ, अलग अलग नाम है, सबके नाम है, बहुत सारों के नाम है, बहुत सारों के नाम रखे जाने बाकी भी हैं। अच्छा, ये क्रेटर्स है। तो ये 14% बड़ा दिखाई देता है सुपर मून में। हाँ, आम सामान्य दिनों का जो एक स्टैंडर्ड मून होता है, मान के चलो जैसे आप कह रहे हैं कि हर महीना एक पूर्णिमा होती है, उस पूर्णिमा के मुकाबले जब भी सुपर मून होता है तो 14% ज्यादा बड़ा, 14% बड़ा चांद दिखाई देता है, 30% ज्यादा चमकदार। उसको हम मेजर करते हैं ज्यादा स्कैटरिंग मेथड से। एक स्पेस साइंस की भाषा में देखिए, मैंने पहले ही बताया, हो सकता है बहुत सारी चीजें जो है बारी करें, डिफरेंस करें, क्योंकि हर सब्जेक्ट की शब्दावली होती है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग एक जो है वोकैबुलरी होती है, तो उसके लिए आप यूं समझ सकते हैं कि इसको पता कैसे पड़ा कि 14% ज्यादा चमकदार दिखाई देगा या 30% ज्यादा चमकदार दिखे, 14% बड़ा दिखाई देगा। तो हम करते क्या है, इस पर एक रिसर्च होता है, अनुसंधान होता है, गवेषणा खोज होती है कि जो प्रति सेकंड वो सूर्य की या फिर चंद्रमा की या किसी बॉडी की जो होती है रोशनी जो है, वो एक पार्टिकुलर एरिया पर कितने सेकंड में कितने फोटोन्स पड़ रहे हैं, उसे कहते हैं रिले स्कैटरिंग मेथड, है ना। तो उससे स्कैटरिंग मेथड से प्राप्त करते हैं, इसमें इतने ज्यादा फोटोन्स पड़े, माने जैसे आप तस्वीर खींचते हैं ना, तो उसमें जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे क्वालिटी उतनी अच्छी होगी, स्वाभाविक सी बात है। बहुत ज्यादा गाड़ी अच्छी तस्वीर आएगी, फटेगी नहीं तस्वीर दूर दूर। अब कम पिक्सल्स होंगे तो क्वालिटी कमजोर आएगी, स्वाभाविक सी बात है। ऐसे ही करके चमक जो है, ज्यादा रोशनी होगी तो चमक ज्यादा होगी, ज्यादा रोशनी मतलब ज्यादा फोटोन्स प्राप्त हो रहा है पर सेकंड्स जो है पर स्क्वायर एरिया में। तो ऐसे करके ये फोटोन्स का स्कैटरिंग मेथड जो उससे प्राप्त करते हैं, तो ये फाइंड आउट होता है। और वैसे तो जनरल पीपल जो है, सामान्य लोग जो है, वो इससे आसानी से, बड़े आसानी से, आप हो, सामान्य हो या फिर स्पेशल हो, कोई भी इससे दिखाई देगा। तो ये आपको ऐसे आप नहीं कैलकुलेशन करके सामान्य आदमी बता पाएगा कि कितना बड़ा है कितना छोटा, लेकिन हम लोग उसको करते हैं पूरा मैथमेटिकली कैलकुलेशन, मैथमेटिकल फिजिक्स ही है ये। अब हम देख रहे हैं कि इस पे जो फाइंड आउट करते हैं कि इतना जो है वो बड़ा रहा और इतना जो है चमकदार रहा, तो ये सब जो मैंने बताया उन मेथड से प्राप्त करते हैं हम लोग। और बाकी इससे देखने के लिए आपको किसी दूरबीन की आवश्यकता नहीं है, किसी बायनोकुलर की आवश्यकता नहीं होती है। अगर चाहे देखना अच्छे से तो बायनोकुलर या दूरबीन से आप देख सकते हैं, तो उसमें क्रेटर्स वगैरह जो है, गड्ढे हैं इसके, वो सब साफ नजर आएंगे। और पूरा चंद्रमा पर जो भी कुछ और भी है वो सारी चीजें साफ नजर आती हैं, जैसे कह सकते हैं दूरबीन से। तो दूरबीन से देख सकते हैं अगर आपके पास दूरबीन है तो। सुपर मून जब भी हम लोग आंखों से देखते हैं तब वो बहुत बड़ा ही दिखाई देता है, लोग समझ नहीं पाते हैं चांद इतना बड़ा क्यों निकल गया है। हाँ, हाँ, वो बड़ा लगता है और ज्यादा चमकदार। स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी होती है उसमें, रिले स्कैटरिंग भी होता है। जैसे कि आपको सूर्य भी जो है शाम को डूबते हुए बड़ा दिखाई देता है और इधर उगते हुए छोटा सा नजर आता है, तो ऐसा होता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी है, उसमें रिफ्रैक्शन भी है, रिफ्लेक्शन भी, बहुत सारी साइंस की फिनोमेना वर्क कर रही होती है। तो इसका जो रीजन है जो मैंने बताया वही रीजन है, इसीलिए जो है बड़ा दिखाई देता है। और तो चलिए हम लोग पहले अध्याय में समझे कि सुपर मून क्या है, क्यों चांद 14% बड़ा और 30% ज्यादा चमकदार दिखाई देता है। और इस बार इस नवंबर में अगर आपको सुपर मून देखना है तो आप 15 नवंबर को अपनी खुली आंखों से शाम में, रात में देख सकते हैं और ये बहुत मजा आएगा आपको देखकर। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात और आपके क्वेश्चन की रह रही है, मैं उसे भी ऐड कर दूं कि जो आपने यहाँ दिखाया है, लिखा है कि ब्लू मून में किस तरीके का चंद्रमा होता है। तो स्कैटरिंग लाइट के कारण जो है या फिर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल एनर्जीज के कारण जो है वो कभी कभी चंद्रमा हल्के बहुत बारीक कलर का जो है मेजरमेंट करते हैं कैलकुलेशन साइंटिफिक कम्युनिटी में, उससे ब्लू भी नजर आता है, तो उसका नाम ब्लू मून रख दिया। स्टर्जन मून हो गया, यानी विंटर मून हो गया, और फ्लॉक्स मून हो गया, बहुत सारे नाम अलग अलग होते हैं। और ये नामों की जो परंपरा थी, जो अमेरिकन थे, एल्मनेक जिन्हें कहते हैं, मतलब मूल निवासी अमेरिका के, जैसे यहाँ पर इंडिया के मूल निवासी हैं या फिर अलग जगह इंडियंस कहते हैं, अलग अलग जगह के जो मूल निवासी होते हैं। बाकी तो बाहर से आके एक दूसरे में बसते ही, बसना भी चाहिए, आना जाना चाहिए। तो लेकिन उन्होंने इस नाम की परंपराओं को इजाद करके आगे बढ़ाया। तो उन्होंने जैसे कि अगर आपको मान लीजिए सर्दी का मौसम है, तो स्टर्जन मून हो गया, और वहां कोई फूल खिल रहा है जो कि हल्का पीला है, लाल कलर का है या फिर गुलाबी कलर का है, तो पिंक मून नाम दे दिया।
अगर कोई फूल जो है वो ऐसा खिल रहा है जिसमें आपने लिखा है जो है वो ब्लू टाइप का हल्का जो है ब्लू बहुत अच्छे चौटनी जैसे, तो वो उस पर ब्लू मून नाम देते थे। ऐसे एक ही चंद्रमा के अलग अलग महीने में अलग अलग नाम होते हैं। अच्छा। चाहे वो फुल मून हो या फिर ब्लू मून हो, सुपर मून हो, स्टर्जन मून हो, विंटर मून हो, फ्लॉक्स मून, बहुत सारे नाम है अलग अलग। हर चंद्रमाओं के अलग अलग नामकरण भी किए गए उनके द्वारा। तो ये उसके लिए रहा, जिसे जो है ये जैसा कि आपने लिखा है कितने वर्षों में दिखाई देगा, तो वर्षों में नहीं, लगभग ये जो है वो ब्लू मून होता है मान लीजिए 12 महीना और 15 दिन के करीब में। मतलब यूँ समझ लीजिए कि एक साल में 1 से 2 तो कम से कम मिनिमम जो है वो ब्लू, ये जो है आपको सुपर मून देखने को मिल ही जाते हैं। मिनिमम की बात कर रहा हूँ, वैसे तो आप जो है 3 से 4 तक भी देख सकते हैं। तो ये साल में तो देखने को मिल ही जाते हैं, साल में देखने को मिल जाते हैं। तो इस चैप्टर में हमने समझा कि सुपर मून क्या है, और इस बार आप 15 तारीख को सुपर मून देख सकते हैं। अगला है 16 नवंबर को आसमान में दिखेगा बुध ग्रह। बुध ग्रह को क्या आसमान में हम अपनी साधारण आंखों से देख सकते हैं? बुध ग्रह जो 16 नवंबर को दिखाई देने वाला है। देखिए ये जो है बड़ा टफेस्ट जो है एक पार्ट है, बुध ग्रह को क्या आसमान में आंखों से देख सकते हैं। देखिए सूर्य जो है वो इतना बड़ा है कि हमारी 13 लाख पृथ्वियां समा जाएंगी। अगर मान लीजिए ये आपका सूर्य है, ये यहाँ पर कहीं मान लीजिए आप बना दें तो ज्यादा बेटर। हाँ देखिए, मान लीजिए सपोज फॉर मोमेंट कि ये आपका सूर्य है पूरा इतना बड़ा, और इसमें अगर ऐसे 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 पृथ्वी को ऐसे 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 लगा दें यहाँ से यहाँ तक, तो 13 लाख पृथ्वियां समा जाएंगी। उन्होंने समझ पा रहे हैं, इतना बड़ा तो सूर्य है। अब सूर्य के पास में जो है ये सूर्य रहा, तो ये इसका सबके ग्रहों का चलने का एक पाथ है, यानी रास्ता है। इससे जो है पाथ बोलते हैं या फिर रास्ता कह लीजिए, आप ऑर्बिट कह लीजिए, ठीक है। सोलर सिस्टम वाली सोलर सिस्टम, हाँ तो रुकिए भी मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर ये है कि जैसे ये बुध है, ये शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये ऐसे प्लेनेट्स का क्रम है ऑन एन एवरेज, यही रहते ही है। अब इसमें सबसे छोटा जो है वो बुध ग्रह हमारे सोलर सिस्टम का। सोलर सिस्टम की तस्वीर निकालते हैं हम। हाँ बिल्कुल, सोलर सिस्टम की तस्वीर से और अच्छे से समझ में आ जाएगा लोगों के कि हाँ ये बड़ा अच्छा तस्वीर आपने लिया है, गुड। तो देखिए ये है मरकरी माने बुध ग्रह। अब इसको जो इजिप्शियंस थे वो उन्होंने नाम दिया इसका मरकरी। अब मरकरी माने क्या होता है? मैसेंजर, माने उन्होंने देवी देवताओं के नाम पर इनके नाम देना शुरू किए थे। क्योंकि ये आज से नहीं, ये जब से मानव सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ है, अपीयरेंस हुआ है, प्रकटन हुआ है धरती पर, जो अभी पिछले जो है 20 लाख साल पहले से के ही अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। तो आप बहुत ज्यादा पुराने नहीं है, ज्यादा आद्य नहीं है, आप एंशिएंट नहीं है। 20 लाख साल पुरानी हमारी प्रजाति है, फाइंड आउट हुई है बर्ड साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा। तो अभी तक देखें हम तो देख रहे हैं कि ये मरकरी का उन्होंने जो नाम दिया था, मरकरी मानी उनका एक ऐसा देवता जो मानते थे, उनकी अकॉर्डिंग अलग उनका मान्यता थी कि वो एक दूसरे से संदेश पहुंचाता है। जैसे हमारे यहाँ भारतीय आख्यानों में नारद मुनि का आख्यान किया गया है एक दूसरे की तरफ, तो ऐसे ही उन्होंने इसका नाम मरकरी रखा। अब इसका नाम हमारे इंडियन भारतीय कल्चर में, वो तो पाश्चात्य कल्चर की बात हुई, भारतीय कल्चर की अगर हम बात करें, हो सकता है थोड़ा मैं जल्दी बोल रहा हूँ। नहीं आप सही है। अब होता क्या है कि ये जो है मरकरी की हम बात कर रहे हैं, बुध ग्रह की, तो बुध ग्रह को अपने यहाँ पर बुध ग्रह कहा गया है। बुध का मतलब बुद्धि से है, माने अगर बुधवार को किसी का जन्म हुआ तो बुद्धिमान है, इसका मतलब ये लगा दिया गया था ये अपने यहाँ पर लोगों ने। तो यहाँ के हिसाब से तो बुद्धिमान हो गया, और उनके हिसाब से अगर लगा जाए मरकरी के हिसाब से तो यहाँ की बात वहां करना चापलूस हो गया। ये कहाँ बैठा सिस्टम, ये बैठा ना उनके हिसाब से, उनके लिए अपने हिसाब से उनके लिए। तो ये जो है एस्ट्रोलॉजर्स जो थे उन्होंने इसका वो ऐसा सेटअप बिठाया। अगर ऐसे कहते तो मरकरी जर्नलिस्ट टाइप है, इधर की बात उधर, उधर की पाश्चात्य के हिसाब। अब हम देख रहे हैं ये हमारा सूर्य इतना बड़ा, ये हमारा पूरा सौर सिस्टम, सौर तंत्र, इसका पूरा परिवार, ये इनके दादाजी, बाकी ये सब इनके बच्चे बच्चियां वगैरह। अब हम देख रहे हैं कि ये इनका सबसे छोटा बच्चा है, और ये जैसे छोटा बच्चा बड़ा शैतानी होता है तो बहुत जल्दी जो कूद फांद करता है, ये भी क्या करता है, ये भी बहुत जल्दी जो है चक्कर पूरा कर लेता है, क्योंकि पास में भी है, गति भी तेज है इसकी जो है। अब हम देख रहे हैं ये दिखाई दे रहा है कितना छोटा है। ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति है ना, और ये सीरियस इसका वो दिखा दिया है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून वगैरह वगैरह। तो ये भी इतना बड़ा है कि इसमें ये 13,000 पृथ्वियां यहाँ से यहाँ तक ऐसे ऐसे करके समा जाएंगी, और ये पृथ्वी जो है वो ऐसी पृथ्वी उठा करके इसमें 13 लाख समा जाएंगी।
सूर्य इतना में। बड़ा है। अब इसकी रोशनी जो है वो हमें यहाँ पर प्राप्त हो रही है। हम तो यहाँ पर हैं, कहीं पृथ्वी पर पड़े होंगे किसी कोने में। सब लोग की बात कर रहा हूँ, 8 अरब आदमी है आज के दौर में धरती पर, कहीं किसी कोने में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वो पड़े हैं, सब लोग अपने अपने हिसाब से खा कमा रहे हैं। सही बात यही है। अब क्या है कि देखें हम लोग, इसका जो डाया है 12,756 किलोमीटर ऑन एन एवरेज है, 8 बिलियन 8 अरब लोग हैं। तो हम यहाँ के संदर्भ में देखें तो हम लोग तो यही है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो है वो यहाँ से ही तो इसको देख रहे हैं हम। सर हम यहाँ सूर्य में है, यहाँ से देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ये जो है वो बहुत छोटा सा दिखाई देता है। सूर्योदय जब हो रहा होता है तब कुछ देर दिखाई देगा, सूर्यास्त के कुछ देर पहले दिखाई देगा। तो इसको देखना बड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि आज के दौर में बुध ग्रह को, आज के दौर में है क्या कि Pollution अधिक है। स्वाभाविक बात है, लाइट पोल्यूशन जो है, जैसे वाटर पोल्यूशन वगैरह होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है और अन्य प्रदूषण होते हैं, ऐसे ही जो है लाइट पोल्यूशन जो है, इस पे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन बड़ा वर्क कर रही है। हम लोग भी मना करते हैं कि लाइट जहां जरूरत नहीं है वहां पर ज्यादा मत जलाइए, उतनी जरूरत है वही जलाइए। तो ये डार्क बीम अच्छा, लाइट भी पॉल्यूशन का पार्ट है। अधिक लाइट पोल्यूशन है, एक डोम क्रिएट कर देती है। ऐसे करके लाइटें ज्यादा चारों तरफ लगती हैं तो शहरों में आप देखेंगे तो शहरों में कहाँ तारे वगैरह दिखाई देते हैं आपको, बहुत सारे ग्रह तारे जो कि साधारण आंखों से दिखाई दे सकते हैं, देते हैं, देंगे और दिखाई देते थे। आज भी गांव में जाकर के देखिए आप, उत्तर दक्षिण में एक चौड़ी सी पट्टी जैसी लगेगा कि जैसे दूध की गंगा जैसी बह रही हो। माने ऐसा समझ लीजिए कि जैसे दूध लिया और ऐसे करके डाल दिया तो एक पट्टी जैसी बन जाएगी। ऐसी आकाश में इसका नाम रख दिया आकाश गंगा, दूधिया, मिल्की वे। मिल्क मानी दूध और मिल्की मानी दूधिया और बे मानी रास्ता। जैसे मानी कि जैसे कि कोई दूध की गंगा जैसी बह रही हो आकाश में उत्तर दक्षिण से, वो तारों का एक जबरदस्त पट्टा सा है। वही हमारी थर्ड मिडिल रोटेटिंग आर्म है। माने हमारी जो गैलेक्सी है मंदाकिनी है, जिसमें 200 अरब से ज्यादा तारे हैं, उनमें से एक मध्यम प्रकार का एवरेज स्टार हमारा सूर्य है, जो हमारे घर से 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। अब हम देख रहे हैं कि इतने सारे तारे, इतने सारे ग्रह उपग्रह, बाकी सब पे तो कोई जीवन भी प्राप्त हुआ नहीं है। तो हम आज के दौर में तो लाइट पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया, तो हम इसको तो देख ही नहीं सकते। बड़ा मुश्किल होता, बहुत मुश्किल। आप इसे टेलीस्कोप से भी आइडेंटिफाई करें तब भी बड़ा मुश्किल हो जाता। हम जैसे लोगों के लिए मुश्किल हो जाता, बाकी लोगों की तो छोड़ दीजिए। कैसे क्या पहले बुध ग्रह आसानी से, जब लाइट पोल्यूशन इतनी अधिक नहीं थी तो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। बिल्कुल जी। अब था क्या कि पहले लाइट पोल्यूशन भी इतना नहीं था, तो बुध ग्रह को पहले लोग जल्दी भी उठते थे। आज तो लोग खा करके पड़े रहते हैं, स्वाभाविक बात है। अर्ली राइजर कमी है, बहुत कम, रेयरेस्ट ही है अर्ली राइजर। अब तो क्या होता है कि जो है पहले स्नान ध्यान निवृत्त होकर के इत्यादि से पहले लोग उठ जाते थे, पुराने जमाने के लोग, और देखते थे तो उन्हें लगता था कि इधर सूर्योदय हो रहा, वहीं पर एक छोटा सा हल्का सा ये जो दिखाई दे रहा है, ऐसा ही दिखाई देता ही है। आप देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट, तो आपको ये दिखाई देगा, देता है। आज भी गाँव वगैरह में साधारण आंखों से, हाँ साधारण आंखों से भी दिखाई देता है। लेकिन बहुत प्रैक्टिस करने के बाद 2-4 महीने, 10 महीने, 1 आध साल की, तब कहीं आप समझ पाएंगे कि है किधर। लेकिन आज आपके दौर में अब क्या है, हम लोगों के दौर में 16 तारीख को आप अगर ऑस्ट्रेलिया करीब रहेगा, तब दिखने के चांस गांव वगैरह से अच्छे हो सकते हैं। अच्छे हो सकते हैं, बिल्कुल। अगर गांव में कोई टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप नहीं है, सुबह उठ जाएगा तो वो देख सकता है, अगर प्रैक्टिस वाला आदमी। बिल्कुल प्रैक्टिस वाला आदमी है, लेकिन उसने देखा होगा, कभी समझा होगा एस्ट्रोनॉमी के ए को तब। अब साइंस का एस नहीं आता और देखने चले बुध ग्रह, मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। ये हो सकता है, सच बात है, ये कठिन हो सकता है, कठिन होता ही है। देखिए जो चीज सही है वो सही है। अब चाहे कोई कहे उसको 2+2 4 हम बताएं या फिर अमेरिका के लोग बताएं। चमकदार दिखता है बुध ग्रह कि तारे के जैसे हल्का चमकदार आपको लगेगा। जैसे आपने इस शुक्र ग्रह को देखा, इसका कांतिमान जो है, मैग्नीट्यूड जो है वो बहुत कम है। मैग्नीट्यूड ऐसे होता है, जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है विज्ञान की भाषा में, उसकी चमक ज्यादा होती है। इस क्रम में लिया जाता है जो है, 0 से लेकर के इधर अगर लेफ्ट जाएंगे तो माइनस में करते जाएंगे, राइट जाएंगे तो प्लस करते जाएंगे। जैसे कि 0 कांतिमान या जो है मैग्नीट्यूड का कोई तारा या ग्रह उपग्रह है, फिर हम देख रहे हैं कि उसके बाद में 5 का है, फिर 10 का, 15 का, ऐसे मैग्नीट्यूड में लिया जाता है। 30 तक राइट हैंड साइड में बढ़ेंगे तो उसकी चमक कमती चली जाएगी। उस स्केल पर लेते हैं चमक के आधार पर, कौन सी चीज की कितनी चमक है, तारों, ग्रहों, उपग्रहों की, सेलेस्टियल बॉडीज की। और अगर लेफ्ट साइड में अगर उसे ग्राफ पे गिनते हैं हम लोग, तो उनकी चमक जो बढ़ती चली जाती, माने जितनी माइनस में मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा चमकदार बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी। तो इसकी मैग्नीट्यूड जो है लगभग जो है 2 सवा 2 के करीब में है, तो ये ज्यादा दिखाई देता है माइनस में। अब ऐसे इसका जो है वो उतना नहीं है, कम है, प्लस में है, तो ये इतना दिखाई नहीं देगा, स्वाभाविक सी बात है। तो इसको देख पाना प्रैक्टिस की काम है। प्रैक्टिस दूरबीन से आप अगर आप आसानी से प्रैक्टिस से देखेंगे तो दिखाई देगा। शाम को भी दिखाई देगा, सुबह को। पुराने जमाने के लोग भी इससे जो है 2 ग्रह समझते थे। उन्हें लगता था
कि ये जो है वो 2 ग्रह हैं। वास्तव में इसको भी 2 ग्रह समझे। और आज जो हमारे सोलर सिस्टम में जो ग्रह हैं 5 ग्रह, उनमें से ये भी ग्रह पहचान लिया था, जो कि वो सुबह सुबह उठा करते थे और शाम को भी। तो उन्होंने 5 ग्रहों को पहचाना था, जिनमें 5 ग्रह आपके एक बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी तो है ही है। पृथ्वी तो आज भी एस्ट्रोलॉजी वाले नहीं मानते हैं कि पृथ्वी को ग्रह है, पृथ्वी घूम रही है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। अब हम देख रहे हैं कि इसमें मंगल ग्रह को भी पहचाना उन्होंने, और ये आपका वीनस शुक्र ग्रह को पहचाना, और ये बुध ग्रह मरकरी को भी पहचाना। तो 3 ग्रह ये हो गए। जुपिटर को भी आप ऐसे ही पहचान सकते हैं। अगर आज की बात करें नवंबर की, तो ईस्ट साइड में सबसे ज्यादा चमकदार तारे जैसा इतना बड़ा नजर आएगा आजकल, वही है आपका जुपिटर बृहस्पति ग्रह। अगर आप टेलीस्कोप लगाएंगे तो इसके ये जो दिखाई दे रहा है, इस पर उल्टा चलता हुआ तूफान जो है, जो पिछले 350 साल पहले से चल रहा है, सब कैलकुलेशन निकल के आता है ऐसे जो गवेषणाएं हैं। तो अच्छा, ये जो ग्रेट रेड स्पॉट, हाँ ये तूफान है, ये जो इस पे दिखाई दे रही है, ये सब इसके बाहर का वायुमंडल है। ये आप इसके अंदर की सरफेस, पृष्ठ या धरती धरातल की तरह नहीं देख पा रहे आप, ये तो बाहर का मटेरियल है। इसके चारों तरफ ऐसे तूफान चल रहा है। और ये इसका जो है दिखाई दे रहा है आपको, ये 1.5 किलोमीटर मोटा जो है वो बर्फ के टुकड़ों से बना हुआ एक छल्ला है। बहुत सारे छल्ले हैं इसमें, मुख्यतः जो है 4 छल्ले माने जाते हैं इसके जो है मैक्सिमम, और भी छल्ले छोटे छोटे। ये शनि ग्रह का छल्ला, तो गैसेस जाइंट है। ऐसी यूरेनस है, अरुण ग्रह, ये जो है आइसिस जाइंट है, ये भी आइसिस जाइंट है। अरुण ग्रह को लेके आगे एक सवाल है। अच्छा, वरुण ग्रह को, हाँ अरुण ग्रह को लेकर के बताएंगे। अब हम देख रहे हैं कि ये जो है एक ग्रह आपने आंखों से देख लिया, साधारण आंखों से, बिना दूरबीन के। बुध देख लिया, शुक्र देख लिया, मंगल देख लिया, बृहस्पति देख लिया और शनि देख लिया। यहां तक ये ग्रह आपको ऐसे ही, इसको थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, बुध ग्रह को, जैसा कि मैंने बताया। बाकी ग्रहों को आप ऐसे ही बहुत कम प्रैक्टिस के भी देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बात की है अभी आपके जुपिटर की, बृहस्पति ग्रह की। ये थोड़ा हटा दीजिए, इस पे बहुत ज्यादा जो है लिपापोती हो रही है लग रहा है। हाँ, मेरी भाषा में लिपापोती होती है। अब हम देख रहे हैं कि जो है ये जो बृहस्पति ग्रह है, ये आजकल नवंबर की बात करें, देखिए सेलेस्टियल बॉडीज की पोजीशन, मूवमेंट चेंज होता रहता है। एवरीथिंग इज मूविंग इन दिस यूनिवर्स फ्रॉम स्मॉल पार्टिकल्स टू बिग सेलेस्टियल बॉडीज। छोटे से लेकर के बड़े खगोलीय पिंड, सब कुछ घूम रहा है और सब कुछ बदल रहा है। अभी बच्चे थे, जवान हुए, बूढ़े हुए, डॉट हो जाएंगे, खत्म कहानी। यही परिवर्तन प्रकृति का नियम है, चेंज इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द नेचर। तो यहाँ भी ऐसा नहीं है कि आज मैं जहाँ बता रहा हूँ वहां देखा किसी ने बोले, वहां नहीं दिया, पर कमेंट में आके कोई करे आ जाए, ये सही नहीं है ना। पहले समझिए एस्ट्रोनॉमी का ABCD और साइंस का S समझिए, तभी चीजें आगे बढ़ती है ना। अब ये प्राइमरी पाठशाला है, यूं कह सकते हैं आप। तो अगर देखेंगे, और ये तो विशाल ब्रह्मांड है, पूरी मानव सभ्यता, क्या मैं क्या हमारे जैसे और कितने लोग समझने में आए और गए और चले जाएंगे। केवल यही धरती पर ही मानव है, बाकी कौन कहाँ समझ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अब तक जो वीडियो देख रहा होगा वो अंतरिक्ष के प्रति बहुत आकर्षित होगा, और वो अगर प्रैक्टिस में होगा तो इस बार की 16 तारीख को बुध को करीब से देखेगा। हाँ बिल्कुल, उसमें जैसे कि आजकल और भी देख सकता है, बुध के साथ एक ही नहीं है, खाली बुध दिखाई देगा। ये बृहस्पति ग्रह पूर्वी आकाश में सबसे चमकदार जो आजकल दिखाई दे रहा है, वो आपका बृहस्पति ग्रह ही है, जैसे जुपिटर कहते हैं। दूसरा आप जो है दक्षिण साइड में इधर देखेंगे आप जो है हाँ दक्षिण और पूरब के साइड में इस कोने पर आपको नजर आएगा, वो शनि ग्रह है। अब दूरबीन से देखेंगे तो इसके छल्ले भी नजर आएंगे, इसके फीचर्स क्लियर हो जाएंगे, ये है। बाकी लेकिन लगेंगे तारों जैसे ही। अब ग्रह देखने का मतलब होता है कि वो ब्लिंक करता हुआ नजर नहीं आएगा, उसको लगेगा जैसे एकदम लाइट जला दी है, सीधी जल रही है लाइट, बस वो ग्रह है। और ग्रह होगा तो ग्रह जो अभी आपने यहाँ देखा आकाश में, अभी आधे घंटे में यहाँ के बजाय पोजीशन बदल के यहाँ पहुंच जाएगा, दूसरी जगह, फिर यहाँ पहुंच जाएगा, बहुत जल्दी जाते हुए नजर आएंगे। अगर वही तारा होगा तो पोजीशन बहुत टाइम बाद बदलता हुआ नजर आएगा। तो ये ऐसे करके ग्रह आजकल भी दिखाई देते हैं, और दिखाई देते ही हैं हमेशा। बहुत सारे ग्रह जो है 2 से 3 ग्रह देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि वीनस भी है, शाम को ही अगर जैसे चंद्रमा दिखाई दे रहा है, उसके पड़ोस में आजकल जो है वो वीनस नजर आ रहा है। वीनस तो सबसे पहले भोर का तारा, या फिर जो है पृथ्वी की बहन, बहुत सारे उपमा नाम दिए गए। तो सुबह भी देख सकते हैं वीनस शुक्र ग्रह को, आप लोग शुक्वा कहते हैं पूर्वांचल में, और इधर भी आप लोग देख सकते हैं शाम को भी सबसे पहले चमकदार एक तारे जैसा, वही शुक्र ग्रह। तो ऐसे बहुत सारे ग्रह तो दिखाई देते ही हैं, ग्रह दिखाई देते हैं। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इस महीने की जो अगली घटना है वो 17 नवंबर को होगा। यूरेनस यानी अरुण ग्रह पृथ्वी के सबसे करीब होगा। ये एक नीला ग्रह होता है और दूरबीन की मदद से देखा जा सकता है, और इस साल ये पृथ्वी के सबसे करीब है। और क्या इस ग्रह को भी साधारण आंखों से देख सकते हैं? नहीं, इसको भी देखिए, पुराने जमाने के लोग जो मैंने बताया, इसीलिए उन्हें केवल 5 ही ग्रहों का नाम था, जिन्हें पंचग्रह नाम दिया गया था भारतीय सभ्यता जो आख्यानों में। तो वो जो 5 ग्रह जो थे वो
मरकरी माने बुध ग्रह, हाँ। शुक्र ग्रह 2, हाँ। और मार्स मंगल 3, हाँ। और जुपिटर बृहस्पति 4, और शनि ग्रह 5। तो ये 5 ही ग्रह थे। हाँ। बाकी जो है ये तो बहुत पास में था। हाँ, तो ये तो देख लिया था। हाँ, इन्हें तो उस समय देख लिया था उन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ऐसी भी मान्यता है कि गैलीलियो भी कभी अपनी आंखों से, जिन्होंने 1609 में दूरबीन का आविष्कार किया था, उससे पहले कभी जो है मरकरी को नहीं देखे थे। अब इसमें कितना सच है कितना झूठ है वो तो गैलीलियो ही जाने, लेकिन लोगों ने उसके बारे में यही कहा था कि मतलब इतना वो था, देखना आसान नहीं था। तो ये 5 ग्रह हो गए। अब आज हमारे भारतीय आख्यानों में, भारतीय संदर्भ में 9 ग्रह हैं। साइंस के हिसाब से तो 8 ग्रह हैं। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये 9 ग्रह हैं। अब इन 9 ग्रहों की इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल वैज्ञानिक संघ है, उसने परिभाषा दी है कि कोई भी ग्रह होने के लिए गोल स्वरूप यानी गोल दिखाई देना चाहिए। अपने घूमने के रास्ते पे मानी जो ऑर्बिट है उसका चलने का रास्ता है उस पे ही चलना चाहिए। ऐसा ना है कि दूसरे घर में चले गए बिना बुलाए मेहमान की तरह घूमते हुए यहाँ के बजाय वहां चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो है हमारे चंद्रमा से छोटा नहीं होना चाहिए। ये बहुत सारी कंडीशंस रखी, उनको अगर जो कोई ग्रह फॉलो करता है हमारे सोलर सिस्टम का तो उसे ग्रह माना गया। अदरवाइज उसको जैसे प्लूटाउड सीरीज में पढ़ने के लिए डाल दिया गया। जैसे कि 24 से 26 अगस्त 2006 के लिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की बैठक हुई, उसमें ये सब कंडीशन रखी गई। इन कंडीशंस को जो फुलफिल नहीं कर रहा था उससे ग्रहों की सीरीज से हटा दिया। तो हमारे हिसाब से, खगोल विज्ञान के हिसाब से 8 ग्रह हैं, लेकिन हमारे प्राचीन भारतीय खगोलीय लोगों के द्वारा जो 5 ग्रह, क्योंकि 5 ग्रह ही दिखते हैं, वो आज आप भी देख सकते हैं, उन्होंने भी देखे थे, वो आगे भी दिखाई देंगे। तो फिर लेकिन उन्होंने क्या किया, एक तो बुध हो गया, एक शुक्र हो गया, पृथ्वी को तो ग्रह मानते ही नहीं है, मान के चलो वो लोग अब पृथ्वी पर तो है, वो तो ये भी मान के गणनाएं नहीं करते कि पृथ्वी घूम रही है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। अब हम कह रहे हैं मंगल भी देख लिया उन्होंने, ठीक है ना। आपने पहला बुध देखा, शुक्र देखा, मंगल देखा, बृहस्पति देखा, शनि देखा, तो ये कितने हो गए? 5। आज आप भी देख सकते हो उन्हें प्रैक्टिस करके। पहले भी दिखाई देते थे, आगे भी दिखाई देंगे, तो 5 तो ऐसे ही दिखाई देते हैं जब तक दूरबीन का आविष्कार नहीं हुआ। और उन्होंने जो है सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रह मान लिया था। 5 और 2 7। अब 2 और जो आकाश में कोई उन्होंने माने कोई ऐसे बिंदु हैं जो ग्रस लेते हैं सूर्य और चंद्रमा को, जिन्हें राहु और केतु नाम दे दिया। 5 और 2 7 और 2 9। तो हमारे कैसे ग्रह हो गए? 9 ग्रह हो गए ना हमारे। तो वही नवग्रहों की परिकल्पना जो है वो चली आ रही है, सच बात ये, उनके वो 9 ग्रह ये है। बिल्कुल सही बात है, कड़वी है लेकिन सही है। अब हम देख रहे हैं कि ऐसे करके वो 9 ग्रहों की परिकल्पना पे वर्क करते हैं। बाकी अगर बर्ड साइंटिफिक कम्युनिटी की बात करें तो वो 8 ग्रहों की ये परिकल्पना है जो मैंने भी कुछ देर पहले बताई। अब हम देख रहे हैं कि ये अभी आपने पीछे और भी दिखाया था, कोई यूरेनस ग्रह था, अरुण ग्रह। हाँ, अरुण ग्रह जो है वो सही बात है, लगभग 84 साल बाद जो है अपने इस जगह पे आता है। तो इसके भी छल्ले ही बहुत पतले जो छल्ले हैं इसके भी। और भी ग्रहों के यूरेनस या अरुण ग्रह बोलते हैं ऐसे। समुद्र का देवता वगैरह कहलाता है उनके प्राचीन आख्यानों में। अपने आख्यानों में इसको अरुण नाम दे दिया। वास्तव में वैसे अरुण वाणी यूरेनस नहीं होता है, लेकिन बिठालने के लिए लोगों ने पश्चिमी पाश्चात्य सभ्यता का और अपने भारतीय सभ्यता का संगम बिठालने के लिए इसको अरुण ग्रह से जो है संबोधित कर दिया है। तो अब हम देख रहे हैं कि ये नीला ग्रह है। ये नीला ग्रह का मतलब इस पर जो है मीथेन वगैरह, कार्बन और तमाम ऐसी गैसों की मात्रा है जिनके कारण ये जो है नीला जैसा दिखाई देता है। इसके ये जो है वो छल्ले भी हैं और ये पास से दिखाई देगा, लेकिन इसको साधारण आंखों से नहीं देख सकती, चूंकि ना पहले दिखाई दिया था, पहले ही दिखाई दिया होता तो हमारे जो पूर्वज थे वो इसको भी बढ़ा लिए होते, तो 10 ग्रह हो गए होते। अब लेकिन किसी के पूर्वज नहीं, मतलब ना इजिप्शियंस के पूर्वज, ना हमारे पूर्वज, ना उनके पूर्वज। ये 9 ग्रहों की श्रेणी में नहीं है। नहीं, ये उन 9 ग्रहों की श्रेणी में नहीं है जो हमारे भारतीय कल्चर के 9 ग्रह हैं। सच बात यही है। ये अरुण ग्रह जो है वो विलियम हर्शेल जो थे, बड़ा शौकीन आदमी थे संगीत के, वो म्यूजिक सुनते थे। बहुत से लोगों को म्यूजिक सुनना पसंद होगा, जैसा कि मुझे भी ये मैं बता दूं। तो उन्होंने, वो संगीतज्ञ थे, बड़े अच्छे म्यूजिशियन भी थे, म्यूजिक सुनने के शौकीन भी थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनका इंटरेस्ट जो है 30 साल की उम्र के बाद में जो है जागा। बोले ये हमें करना चाहिए, कुछ जो है ग्रहों के बारे में देखना चाहिए। एक इंटरेस्ट होता है, बदलते रहते हैं इंटरेस्ट जो है लोगों के, हो सकता है उनका इंटरेस्ट जागा खगोल विज्ञान, खगोल विद्या में। उन्होंने दूरबीन वगैरह का सेटअप किया, फिर उसके बाद में ग्रह वगैरह देखना शुरू कर दिए। तो शौकिया खगोलविद थे, एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर, माने शौक में जैसे बहुत सारे लोग करते हैं, तो प्रोफेशनल हूँ। अब हम देख रहे हैं कि उन्होंने इस ग्रह को खोज डाला।
और भी तमाम चीजें खोजी उन्होंने, जबकि प्रोफेशनल लोग नहीं खोज पाए, उन्होंने खोज दिया। कभी कभी होता है ना कि हाँ, तो जो काम बड़े बड़े नहीं कर पाते वो छोटा सा आदमी कर जाता, सच बात है ये। वैसे ही उन्होंने इसका विलियम हर्शेल जो थे, उन्होंने इस ग्रह को खोज निकाला, जबकि वो शौकीन आदमी तो किसी और चीज के थे, माने म्यूजिक के शौकीन थे, और चीज का मतलब म्यूजिक के शौकीन थे, फिर इसमें भी शौक बढ़ा, फिर इसके बाद में खोजे और ग्रह खोज डाला उन्होंने। हाँ, तो फिर अब हमने इसका कैलकुलेशन करके पाया कि ये जो है वो हमारी पृथ्वी से दूरबीन से ही दिखाई देगा, ऐसे साधारण आंखों से ऐसे दिखाई नहीं देता है। तो अरुण ग्रह के बारे में हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो समझे कि आपके साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन अगर आप दूरबीन से एक्सपर्ट हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो उससे देख सकते हैं अरुण ग्रह के बारे में, उसकी खोज के बारे में भी आप जाने। आप कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अब तक अगर आप वीडियो में रुके हुए हैं तो आप निश्चित रूप से अंतरिक्ष की पाठशाला के प्रेमी हैं और आप अंतरिक्ष के बारे में ज्यादा जान रहे हैं। ये हमारा अंतिम प्रश्न है और अंतिम नवंबर में होने वाली बड़ी अंतरिक्ष की घटनाएं हैं, जिसमें 17 से 18 नवंबर में आकाश में देखेंगे लियोनार्ड्स उल्कापात। उल्कापात होगा। इस उल्कापात को देखिए, उल्का लगातार पृथ्वी पे गिरेंगे। इसको टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। टूटता हुआ तारा क्या होता है उल्कापात, इसे समझाइए। और ये हमारे आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न है। अच्छा, और कोई भी प्रश्न हो वो भी पूछ लीजिए। अब है बहुत बड़ा सेशन करेंगे तो लोग बोर हो जाएंगे। हाँ होता है, लेकिन स्पेस साइंस में जिनकी रुचि होती है वो पेशेंस का कार्य, धैर्य कार्य है, ये हर किसी के लिए नहीं है। हाँ, मच्छर भी खूब काटते हैं, हम दूरबीन लगाते हैं रात्रि में तो खूब मच्छर खाते हैं। स्वाभाविक, कोई भी जो एस्ट्रोनॉमी में रिलेटेड होगा, जिन्होंने कभी दूरबीन छू के देखी होगी या स्पेस साइंस को फोटो वगैरह एस्ट्रोफोटोग्राफर होंगे, वो समझ सकते हैं कि कितने पेशेंस का काम है। ये हर किसी के लिए है भी नहीं। और जो स्पेस की तरफ अट्रैक्टेड है, माना जाता है कि स्पेस ने उसे सिलेक्ट किया है। सच बात ये है, मैं अपनी बात ना कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ। सब तो सिलेक्ट किए ही है, तभी यहाँ पर है। सिलेक्ट नहीं किए तो डिलीट करते लोग। वो खास रूप से सिलेक्ट किए गए हैं जो इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। उनका दिमाग है, वो नहीं कर पा रहे हैं, कुछ और काम कर रहे होंगे, लेकिन उनकी रुचि जरूर होगी इस फील्ड में। मैं जान रहा हूँ उस चीज को। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, मैं देखता हूँ कि जिन काम कुछ और कर रहे हैं, प्रोफेसर है, मास्टर है, डॉक्टर्स हैं, अन्य प्रोफेशन में बहुत हाईएस्ट पीक पर में, IPS IRS जजेस, सबका शौक हो सकता है। आप कहीं के भी हो, जनरल व्यक्ति भी है या पर बहुत ऊपर है, शौक सबका हो सकता है, क्योंकि नथिंग इज आउट ऑफ द स्पेस। अंतरिक्ष से बाहर कुछ भी नहीं, मैं भी नहीं, आप भी नहीं। ठीक है ना। तो ये अब हम लियोनार्ड की बात कर रहे हैं। हाँ, आपने पूछा कि उल्कापात क्या होता है। माने ये जो है रात्रि के दौरान कभी कभी आपने देखा होगा, ये रोज ही होता है, लेकिन इनका एक पीक पॉइंट होता है। जनवरी फरवरी में ज्यादा उल्काएं टूटते हुए तारे जिन्हें कहते हैं सामान्य भाषा में, ऐसे जाती हुई नजर आती है। कुछ चमकदार चीजें, मन्नत मांगने लगते हैं तारा टूटा। हाँ, तारा टूटा। कुछ लोग मैंने भी सुना मन्नत मांगते हैं, पूरी होती नहीं होती है, ये तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैंने मांगी भी नहीं है। और अब देखूंगा, कोई कहेगा तो मांग भी लूंगा, कोई मैं लिबरल आदमी हूँ ना। अब हम देख रहे हैं कि ये जो टूटते हुए तारे जो है रात में लगभग आधा दर्जन तो रोज ही दिखाई देते हैं, अगर मौसम, आसमान, आकाश साफ है, लाइट पोल्यूशन वगैरह नहीं है। ये सारी घटनाएं मौसमी घटना होती है, चाहे दूरबीन से, अर्थ बेस्ड टेलीस्कोप से इनको ऑब्जर्व करें या फिर साधारण आंखों से ही ये ज्यादा दिखाई देती हैं। और ये आती हुई नजर आती है किसी पॉइंट से, जैसे कहते हैं रेडिएट पॉइंट, माने विकिरणक बिंदु, जहां से आती हुई नजर आती है। जैसे कभी आपने रेल की पटरियां देखी हैं, तो रेल की दोनों पटरियां ऐसे हैं, बहुत लंबी दूरी तक। आप बीच में खड़े हो जाओ और रेल आए तब मत खड़े हो ना, दूर से भी देख सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जो है ऐसे करके दोनों लाइन नजर आएगी, लेकिन जब दूर तक देखेंगे तो दृष्टि भ्रम होगा, आपको हेलुसिनेट टाइप करेगा। दोनों पटरियां ऐसे जाके मिल रही है, जैसे ये दोनों हैं। अब इसको दोनों को देखें, ये यहाँ तक दूर जाकर के यहाँ इस पॉइंट पर मिलती हुई नजर आएंगे आपको। तो ऐसे ही आकाश में जो है वो आती तो पैरेलल है ऐसे, लेकिन जब हम देखेंगे तो लगेगा यहीं से आ रही है, ऐसे निकली, ऐसे निकली, ऐसे चली, ऐसे चली, ऐसे चलेगी। तो इनकी जो गति होती है वो 70 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति, 12 से 70 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से कोई बॉडी जो अंतरिक्ष में, छोटी स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज घूम रही होती है, उसे मीटियोरॉइड कहते हैं। और अगर वो जो जब यहाँ से 100 किलोमीटर ऊपर हमारे वायुमंडल में पृथ्वी के टकरा जाती है इतनी स्पीड से, तो मीटियोराइट कहलाती हैं, और आकर के गिर जाती हैं तो मीटियोरॉइड कहलाती हैं। तो ऐसे इनके अलग अलग नाम हैं। तो बात कर रहे हैं हम मीटियोर्स की, उल्काओं की, जो चमकती हुई नजर आती है, मीटियोर्स जो है। तो वो जो है हर रोज कम से कम आधा दर्जन तो चमकती हैं, दिखाई देती हैं। अब इस बार की बात करें लियोनिड की, तो ये लियोनिड जो है, लियो मानी होता है सिंह। जो 12 राशियां हैं वो बेबीलोनियन मूल की हैं। जो नक्षत्र हैं वो भारतीय मूल के हैं। वेदों में या फिर आपके बहुत सारे अन्य जो ग्रंथ हैं उनमें भी इनका वर्णन है।
इसका महाभारत में भी वर्णन है इसका, पढ़ के देखेंगे तो सच पता पड़ता है कि हाँ वास्तव में क्या है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है वो लियोनिड, जिन्हें सिंह राशि से 12 राशियों डिवाइड किया था, ये राशि का कॉन्सेप्ट भारतीय कॉन्सेप्ट नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो ये था कि हम नक्षत्रों पे बेचते, नक्षत्र भारतीय है, राशियां विदेशी है। जो 12 राशियां और 12 मानी दिन, ये सब बेबीलोनियन मूल की चीजें हैं। ये सच बात है, मान लेना चाहिए, समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अब हम देख रहे हैं वो वहीं से एक दूसरे देशों ने, क्योंकि कोलैबोरेशन कॉपरेशन मेक्स मोर स्ट्रॉन्गर देन एनीथिंग एल्स, तो ब्रेन को, तो उन्होंने भी इन चीज़ों को अपनाया, हमारे भारतीय चीज़ों को उन्होंने अपनाया। एक दूसरे की चीज़ों को, सब कुछ आप पैदा नहीं कर सकते, ये सच बात है, और ना आपको सब कुछ कर सकते हैं। एक अकेले आप सब कुछ क्या कर सकते हैं? सोचिए इस स्पेस में, यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में सबकी जरूरत है, कोलैबोरेशन कॉपरेशन की जरूरत है। तो समझेंगे चीज़ों को, आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही करके हमारे जो लोग थे उन्होंने भी, और जो एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर्स थे, जो खल्दियाई लोग जिन्हें कहते हैं, माने वहाँ के लोग जो थे, उन्होंने भी देखा कि ये जो टूटते हुए तारे हैं वो वास्तव में होता क्या है कि पहले आए कहाँ से ये जैसे ये सूर्य जो है उसके चारों तरफ चलने का रास्ता है, सारे ग्रहों का पाथ है, जिसे पाथ कहा गया है, या ऑर्बिट जिसे कहते हैं, चलने का रास्ता जो है जिस पे चलते हैं। जैसे रास्ते होते हैं तो हर ग्रह का अलग अलग रास्ता है, एक दूसरे रास्ता नहीं काटते। तो क्या है कि वहां पर पहले से कोई बहुत बड़ा धूमकेतु है वो गुजर जाता है ऐसे करके। तो यहाँ पर भी क्या था कि इस रास्ते पर पृथ्वी भी गुजर रही है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख सकते हैं, लिखने का सिस्टम कहाँ है आपका, ये जो है ये है ऐसे करके पूरा सिस्टम, और इसमें ये है सूर्य, ये चारों तरफ को रोशनी बिखेर रहा है, ठीक है। और ये बुध ग्रह है, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ऐसे ही कहीं कहीं कोई कहीं घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, एक ही साइड में थोड़ी घूम रहा है सब। अब जो है ये भी घूम रहा है ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे यहाँ से चला था वहीं आ गया, तो 1 साल हो गया। और अपनी जगह पे घूमा तो 1 दिन हो गया हर ग्रह का, ये 88 दिनों में पूरा करता है। तो ऐसे ही करके अब बुध, शुक्र, पृथ्वी, ये पृथ्वी है, तो हम लोग तो पृथ्वी पर रहते हैं ना, तो पृथ्वी से ही हम लोग देखेंगे सुल्कापात को। तो पृथ्वी भी जो है वो ऑन एन एवरेज निकल के आता है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से। ये ऐसा करेगा, अपनी जगह पे तो पश्चिम से पूरब घूम रही है, पश्चिम से पूरब घूम रही है पृथ्वी, इसीलिए आपको लगता है कि सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। और सारे ग्रह, तारे, उपग्रह जो भी चीजें हैं आपको लगेंगी पूरब से निकल रही हैं और पश्चिम की ओर जा रही हैं, और इधर अस्त हो रही है। इधर कहाँ गई? इधर ऐसे, ये प्रोसेस इज गोइंग ऑन, प्रक्रिया चल रही है। सोए नहीं है आप लोग, सो जाएं, लेकिन सब कुछ चल रहा है। अब हम देख रहे हैं कि ये जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, तो पृथ्वी से हम लोग देखेंगे इस उल्का पात को। तो पृथ्वी जो है वो ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे करके जा रही है, ऐसे ऐसे करके 365-66 दिन में जो है चक्कर पूरा कर रही है अपनी जगह पे। 24 घंटे में नक्षत्र अहोरात्र होता है, साइडल रोटेशन, वो 23 घंटा 56 मिनट का होता है। उसके कारण आपको जो है, आज कोई तारा देखा आपने 7:56 पर, तो कल वह तारा आज 4 मिनट का फर्क हो जाएगा। हर 4 मिनट पहले आज 8 बजे कोई तारा देखा तो कल 7:56 पर दिखाई देगा। ऐसे रोज अगर ऑब्जर्व करते रहेंगे तो वो 365 दिन का एक चक्कर पूरा होगा ऐसे करके। उसके बाद में फिर वो अगली साल उसी दिन उसी टाइम 8 बजे ही दिखाई देगा वहां पर। सब कैलकुलेशन है ना ये पूरा, और क्या, ये नक्षत्र अहोरात्र के कारण होता है। अब हम देख रहे हैं 23 घंटा 56 मिनट का नक्षत्र अहोरात्र हो गया, 24 घंटे का हमारा दिन हो गया, तो इसके कारण तारे 4 मिनट पहले हर पूर्व से उगते हुए नजर आते हैं। अब जो है हम लोग यहाँ पर है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी के वायुमंडल में यहाँ से जैसे ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे कार के आकार के लोहे के मांस वगैरह जो है, बहुत सारे पथरीले, कंकड़ीले, तमाम चीजें मिले हुए, बहुत सारे पत्थर हैं पथरीले, वो भी सूर्य के परिक्रमा में ऐसे ऐसे लगाते रहते हैं, ऐसे ऐसे। तो इनमें से भी बहुत सारी बॉडीज इधर आती हैं, तो पृथ्वी के वायुमंडल में यहाँ से 100 किलोमीटर पर घर्षण, फ्रिक्शन, रगड़ के कारण टकरा के चूर चूर हो जाती हैं और ऐसे करके चमक उत्पन्न करती हैं। उन्हें उल्काएं कहते हैं। हर महीना उनके अलग अलग नाम रखे जाते हैं, उसके आधार पर कि कौन सी है, इसका किस नक्षत्र से आती हुई दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पर, यहाँ ये तो बहुत सारी दूरी का मैटर है, तो यहाँ कोई नक्षत्र है जैसे वृश्चिक नक्षत्र है, बिच्छू जैसा नजर आ रहा है, ठीक है ना,
तो उसमें जो तारे हैं वहां से ऐसे ऐसे आता हुआ टूटते हुए आकाश में आपकी पृथ्वी की तरफ नजर आ रहा है, लग रहा है कि इधर से तो इस आ रहा है। बार सिंह राशि से इस बार सिंह राशि जो वहां से आता हुआ नजर आ रहा है, तो इससे नाम दे दिया लियोनिड्स। लियो मानी होता है सिंह, सिंह राशि से आते हुए नजर आ रहा है। नवंबर में जो होता है वो 17, 18 नवंबर 19 तक सिंह राशि की तरफ अगर आप देखेंगे, जैसे कि आप देखेंगे पृथ्वी पर खड़े हैं और आपने जो है पूरब पश्चिम उत्तर, तो उत्तर दिशा में आपको दिखाई देगा चमकदार तारे जैसे, जिसे नॉर्थ में दिखाई देता है आपको पोल स्टार, ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारे की पहचान है कि आप वहां पर एक जो है वो सप्तऋषि नजर आएगा ऐसे ऐसे करके, क्रतु पुलह पुलस्त्य अत्रि अंगिरा वशिष्ठ मरीचि, तो है ना, क्रतु पुलह पुलस्त्य अत्रि अंगिरा वशिष्ठ मरीचि। तो ये जो क्रतु और पुलह है लास्ट तारे, इनको जो है वो उत्तर की तरफ बढ़ाएंगे 5 गुना। जैसे कि इनके बीच में, और मान लीजिए इनके बीच में इतनी दूरी है, इसको नीचे बढ़ा दिया 1 2 3 4 5 गुना, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा पोल स्टार, ध्रुव तारा नॉर्थ साइड में। तो ध्रुव तारे की पहचान होगी, नॉर्थ साइड में बढ़ाएंगे। और साउथ साइड में आकाश में जो ध्रुव तारा ऐसा क्वेश्चन मार्क जैसा बनता हुआ नजर आ रहा हो आकाश में तारों का, इसे तारा मंडल कहते हैं। 88 तारा मंडल हैं IAU के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतरराष्ट्रीय खगोल वैज्ञानिक संघ ने निर्धारित कर रखा है कि ये 88 तारामंडलों में बांट रखा है। उनमें से एक तारामंडल की बात कर रहे हैं, बहुत सारे हैं, सबकी बात कर सकते हैं लेकिन टाइम नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि ये जो है वो, ये तो पोल स्टार हो गया, नीचे बढ़ा है उत्तर की तरफ, और इसी को दक्षिण की तरफ ऐसा इधर बनता हुआ नजर आएगा, उसको ऐसे ही दक्षिण की तरफ अगर आप बढ़ाएंगे तो पहुंच जाएंगे आप जो है वो लियो, जो अभी नवंबर में घटना घट रही है, सिंह जैसा बनता हुआ है। इस टाइप का जो है वो ऐसा लगेगा आपको बैठा हुआ है, और ऐसे ऐसे ये ऐसे ऐसे टाइप का ये अयाल बना हुआ, और ये ऐसे सिंह टाइप का, यहाँ तारे हैं, सब तारों की आकृति जिस तारों में मिला सकते हैं, आप मैच कर सकते हैं, आपका ब्रेन मैच करता है। यहाँ का कहीं शेर बैठा है लेकिन आकाश में एक शेर है ऐसे कहते हैं, तो इसी को कहते हैं सिंह जो है। सिंह ऐसे और भी हैं, और यही इसी के नाम पर यहीं से आते हुए ऐसे पृथ्वी की तरफ नजर आएंगी जो है उल्काएं। अब उल्काएं जो है वो 70 किलोमीटर प्रति सेकंड की नजर से आ रही हैं। अब इधर से आ रही है, जैसे मान लीजिए इधर से आ रही है उल्काएं, देखिए इधर से उल्काएं आ रही हैं और पृथ्वी ऐसे ऐसे घूमते हुए ऐसे ऐसे इधर को चक्कर लगा रहा है इस साइड में, और उल्का इधर से आ रही है। तो 70 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति, और इसी की तरफ को ये बढ़ रही है पृथ्वी ऐसे करके, तो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड से ये माने जो है जब एक दूसरे के पास आती है दूरी तो जुड़ जाती है, ब्लास्ट हो जाता है। अब क्या है, हाँ ब्लास्ट तो बोलाइट वगैरह बोलते हैं जब टकरा के ब्लास्ट होती है, लेकिन ये जो पृथ्वी की गति है इस गति में इसकी गति जुड़ जाएगी। माने 70 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से कोई उल्का आ रही है और 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी इधर जा रही है, तो इनकी गति यानी और ज्यादा तेज आती हुई नजर आएंगी, ऐसे जू 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 चमकती हुई नजर आएंगी, ठीक है ना। और अगर कोई उल्का इधर से आ रही है तो स्वाभाविक बात है जो है कम चमकदार नजर आएंगे। तो ये इसीलिए ज्यादा जो उल्कापात होता है, यहाँ इस रास्ते पर पहले एक धूमकेतु था जिसका नाम था टेम्पल टटल। नाम होते हैं सबके, अलग अलग नाम रख देते हैं, जैसे आपका नाम है मित्र प्रकाश जी, अब हम देख रहे हैं ऐसे मित्र भी है आप सबके मित्र हैं आप। अब हम देख रहे हैं ये जो है ये अगर पृथ्वी ऐसे जा रही है और ये इधर से ऐसे आ रहा है, तो ये चमकदार लकीरें जैसी ऐसी नजर आएंगी। तो कम से कम आप मान लीजिए कि 50 से 60 उल्काएं 1 घंटे में प्रति घंटे जो है वो इतनी दिखाई देंगी। 50 से 60 आप आसानी से देख सकते हैं, लेकिन देखने के लिए आपको लाइट पोल्यूशन ना हो, बहुत ज्यादा लाइट वाइट ना हो। आधा घंटा पहले आप अपनी छत पर जाएं, आराम से बिछा करके लेट जाएं, यही तरीका होता है, और देखते रहे आती हुई जाती हुई टूटी हुई तारे जैसे। 18 नवंबर को खुले आसमान में अगर कोई आदमी लेटा है और अगर लाइट पोल्यूशन या पोल्यूशन ना हो तो आसानी से वो उल्कापात देख सकता है, टूटते हुए तारों को देख सकता है, और 2-4 हजार विश मांग सकता है। तो आप जितनी चाहो उतनी मांग सकते हैं। और भी जो तो ऐसे करके ये सब जो है उल्काओं का मैटर होता है। और ये जो है वो जो धूमकेतु चला करता था उसका जो मलबा रह गया था, उसी मलबे से जब पृथ्वी ऐसे करके गुजरती है तो उससे फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता, बाहर रह गया ना छोटे छोटे टुकड़े वगैरह और वो सब चीजें, टूटे हुए मीटियोर्स तो टाइप के, या फिर जो है वो आप कह सकते हैं कि ये जो है बड़े बड़े मलबे टाइप के, उनसे ऐसे पृथ्वी गुजरती है तो पृथ्वी भी घर्षण होता है ना, फ्रिक्शन, आयनाइजेशन, तो उनसे चमकते हुए जो है, तो अब पृथ्वी जब वहां से गुजर रही है तो उसका जो मलबा कभी जो टेम्पल टटल चला करता था उसके कारण वो टूटते हुए तारे जैसी आकृति या फिर आपको ये जो है आभास नजर आता है, ऐसा भी देख सकता है। उससे और भी बढ़िया, ये तो सबने लगभग देखा होगा और देख सकते हैं, लेकिन लाइट पोल्यूशन ना हो तब। और भी बहुत सारी क्वेश्चंस होंगे आपके, कोई पूछ लीजिए और भी क्वेश्चन। नहीं, मेरे ख्याल से इतनी बड़ी पाठशाला हम लोगों ने लगभग 45 मिनट तो किया ही होगा,
एक बड़ी पाठशाला अंतरिक्ष की थी, जिसमें हम लोगों ने नवंबर की सभी जो खगोलीय घटना थी, बड़ी प्रमुख खगोलीय प्रमुख, वैसे दिन तो हर मिनट हर दिन कोई ना कोई घटना बिल्कुल होती ही रहती है, लेकिन नवंबर की वो प्रमुख घटनाएं जिसे आप समझ सकते हैं, जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, जिसे आप खुली आंखों से देख सकते हैं, वो हमने बताने की कोशिश की। और ये खगोलीय घटना कैसे होती है, क्यों होती है, उसे अमरपाल साहब ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। और अगर आप अंतरिक्ष के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हर महीने की 31 या 1 तारीख के वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि हर महीने की जो खगोलीय घटना होती है उस दिन आपको विस्तार पूर्वक समझा देंगे, ताकि आप महीने में अगर अंतरिक्ष के बारे में अधिक जानना चाहते हैं और स्पेस के बारे में सोचते हैं तो आपको हर चीज़ में आसानी होगी और हर चीज़ को आप बारीकी से समझ पाएंगे। मेरा नाम मित्र प्रकाश है और मेरे साथ अमरपाल सिंह साहब थे, खगोल वैज्ञानिक हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।